हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। चलो, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन देखा था, इम्पैक्ट ऑफ जेट के कुछ कंसेप्ट देखे थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होती है। कुछ पेल्टन टरबाइन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फ्रांसिस के, कुछ कैप्लान के, जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है SSC JEE क्रैश कोर्स चल रहा है 2020, जो कि यूजफुल है ऑल स्टेट लेवल के जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड PSU एग्जाम के लिए ऑल्सो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पढ़नी है, डीप में सब कुछ पढ़ना है, तो आपको इसका कोर्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.cizplus.com पर। कोर्स का नाम है SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। इसके साथ आपको कोर्स में SSC JEE फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें आपको हाई क्वालिटी के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के हाई क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें बड़े अच्छे से थ्योरी को समझाया गया है और रिलेट किया गया है किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लोगे, आपको जरूरत है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ ये न्यूट्रिशन पैक है ना, फुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा आपको साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा कोर्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा कोर्स है, क्योंकि दीज आर ऑल बेसिक सब्जेक्ट, बोथ बेसिक सब्जेक्ट, तो आपको आना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको एडिशनल प्रोवाइड की गई है। साथ में SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस भी जज कर सकते हैं। और एक वन एडिशनल थिंग इज हियर ऑल्सो कि आपको वर्क बुक भी दी जाएगी, जो कि टेस्ट सीरीज के फॉर्म में होगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज। तो आपको अगर पसंद आता है तो विजिट करो वेबसाइट www.cizplus.com। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का भी और इस कोर्स का भी डायरेक्ट लिंक। या फिर आप एंड्रॉयड ऐप हमारा CIZ प्लस नाम से है, प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करो और आप चेक करो कौन सा कोर्स आपके लिए प्रेफरेबल है। फ्री एंड पेड कोर्सेज आर अवेलेबल देयर। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? और भी फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड, कौन सी नई वैकेंसी निकली है या फिर कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा उस चैनल पर। इसीलिए ज्वाइन करना ना भूलें, उसे तो जरूर ज्वाइन कर लें। क्लियर है? फ्री में है, कोई उसके पैसे नहीं लग रहे। अब हम बात करने वाले थे कि सर हमने हाइड्रोलिक टरबाइन देखा था, हाइड्रोलिक टरबाइन की इफिशियंसीज हम देखेंगे अब वन बाय वन। तो इफिशियंसीज ऑफ टरबाइन, इफिशियंसी ऑफ टरबाइन, तो कुछ इफिशियंसीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें, टरबाइन में क्या क्या है। तो इफिशियंसी कब आती है? जब कुछ ना कुछ लॉस होता है। अगर हमको सारी चीज, जैसे मान के चलो हमारे पास 100 जूल एनर्जी थी और 100 जूल हमको मिल गई, तो इफिशियंसी की जरूरत ही नहीं है। हम बोल रहे हैं बहुत बढ़िया डिवाइस है, 100 जूल हम सप्लाई कर रहे हैं, 100 दे रही है, क्या जरूरत है इफिशियंसी की? इफिशियंसी वर्ड हमेशा लॉस के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। कितना लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद हमको क्या मिला, दैट इज आवर एफिशिएंसी। या फिर मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। अब वो आउटपुट किसका है? एनर्जी का है, तो एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। या फिर हम कुछ और बात कर रहे हैं, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। कहने का मतलब हमारे टर्म्स में एफिशिएंसी जो डिस्कस की जाएगी लॉस के टर्म्स में की जाएगी। अब यहाँ पे लॉस कहाँ कहाँ हो रहे हैं उनको पता कर लो, एफिशिएंसी आपकी चुटकियों में पता चल जाएगी। देखना, मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि सबसे पहले जो टोटल एनर्जी थी हमारे पास, हाइड्रोलिक एनर्जी थी जो कि रिजर्वोयर में थी। एक रिजर्वोयर होता है जहां पर टोटल ग्रॉस हेड जो था Hg था, जिसे हम बोल रहे थे ग्रॉस हेड अवेलेबल एट द रिजर्वोयर। ओके, उसके बाद हमने जैसे ही पाइप लगाया, पेनस्टॉक से कनेक्ट किया, पाइप लगाने के बाद क्या फील हुआ हमको कि पाइप में कुछ ना कुछ लॉसेज हुए, और लॉस होने के बाद जो भी टरबाइन के इनलेट बोलो या रनर के इनलेट पे जो एनर्जी थी वो बता दो। तो इसके बाद कहां पर चलेंगे हम? रनर इनलेट, रनर इनलेट।
तो रनर के इनलेट पे हम पहुंच गए। तो यहां पर जो लॉसेज हुए, यहां पर कुछ लॉस हो रहे हैं, इससे बना रहे हैं सांप की फॉर्म से तो ये जो लॉस थे, हेड लॉस थे ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम HF बोल रहे थे और इसको कैलकुलेट कर लेते FL_V²/2GD से, अगर बोलता है तो। यहां से लॉस होने के बाद हमारे पास जो हेड अवेलेबल था दैट वाज H, और यही H है जो नेट हेड अवेलेबल एट द टरबाइन इनलेट। इसको रनर इनलेट बोलो या फिर टरबाइन इनलेट बोल दो, दोनों चीज सेम है। अब रनर के इनलेट के बाद जो पानी एंटर करेगा रनर के आउटलेट पे भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसके बाद जो भी आता है वो आता है रनर आउटलेट, रनर आउटलेट। ठीक है, अब यहां पर बीच में कुछ ना कुछ स्प्लैशिंग हुई होगी, कुछ एडीज फॉर्मेशन हुआ होगा, कुछ वेलोसिटीज के कुछ लॉसेज हुए होंगे, तो इनको बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल दीज लॉसेज आर टर्म्ड एज हाइड्रोलिक लॉस। यहां पर जितने भी लॉस हुए हैं पानी की वजह से हुए हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया हाइड्रोलिक लॉस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एडीज फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ स्प्लैशिंग, टर्बुलेंस की वजह से जो भी लॉसेज हैं दैट आर हाइड्रोलिक लॉस। और उसके बाद जो भी हेड हमें यहां पर मिला, इसको हमने नाम दे दिया रनर हेड, कि हमें हेड जो मिला वो क्या मिल गया, रनर हेड मिल गया। आउटलेट पर, इनलेट पर H था। इसके बाद जैसे ही ये रनर घूमेगा तो शाफ्ट लगा था, इससे शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट और रनर के बीच में कुछ ना कुछ ग्रीस वगैरह लगा होगा। दो मैकेनिकल पार्ट्स जब एक दूसरे को रब करेंगे तो फ्रिक्शनल लॉसेज फिर आएंगे, तो हीट जनरेट होगी ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि दो मैकेनिकल पार्ट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लॉसेज हो जाते हैं, दैट इज मैकेनिकल लॉस। और यहाँ पर जो लॉस होंगे मैकेनिकल लॉस, उसके बाद जो भी पावर जाएगी वो शाफ्ट में जाएगी, तो हम ये बोल देंगे शाफ्ट पावर। ठीक है, शाफ्ट पावर या शाफ्ट हेड, तो हम इसे HS बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर रनर आउटलेट है इन टर्म्स ऑफ हेड, तो हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं यहां पर जो पावर होगी वो रनर पावर होगी। देखते रहो, यहां पर जो पावर है वो क्या होगी, रनर पावर, यहां पर जो पावर है वो शाफ्ट पावर, और यहां पर इनलेट ऑफ टरबाइन पर जो पावर है वो पानी के पास कुछ पावर रही होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर पावर होगी, WP। ठीक है, तो तीन पावर हैं, एक पावर से कुछ लॉस होकर दूसरी पावर मिल रही है, दूसरी पावर से लॉस होकर तीसरी पावर मिल रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर लॉस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक लॉस हो रहा है जिसे हाइड्रोलिक लॉस बोल रहे हैं। यहाँ पर जो लॉस हो रहा है दैट इज नॉन एज मैकेनिकल लॉस। इसीलिए यहाँ से दो एफिशिएंसी निकल के आ जाती है इंपोर्टेंट, एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जिसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ NH से, शॉर्ट में लिखूंगा। आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी सबको पता है क्या होगी, एक्चुअल पावर जो हमको मिली कम होने के बाद वो क्या थी, रनर पावर, और दी कितनी थी, वाटर पावर दी थी सर। बहुत अच्छे। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि हेड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रनर हेड HR डिवाइडेड बाई हेड अवेलेबल एट द इनलेट। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अगर मैं बात करने जाता हूं किसकी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, जिसे हम NM लिख दें, मैकेनिकल। ठीक है, तो ये क्या है, हमको पावर मिली कितनी, 60 पावर, और सप्लाई कितनी करनी पड़ी इसमें, रनर पावर। कुछ लॉस हो गया उसकी वजह से ये मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। हेड के टर्म्स में लिखना चाहते हैं कि शाफ्ट हेड डिवाइड बाई रनर हेड। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर आप हेड को और पावर को, रेशियो को, दोनों को एक जैसा कैसे बोल सकते हो, हमें समझ नहीं आ रही बात, दिमाग में भेजे में घुस नहीं रही, हजम नहीं हो रही। ठीक है, हमने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर देखे हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो। अगर बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आपको चीजें फंसती रहेंगी, आप चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहोगे, हर चीज समझ में नहीं आएगी। मैंने बोला था अगर कभी भी पावर कैलकुलेट करनी है हेड से, फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में बताया था जब हम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप से देख रहे थे कि पावर कभी हेड से कैलकुलेट करनी है तो वो इक्विवेलेंट होती है पावर इक्वल टू रो G Q H। अगर मैं यहाँ वाटर पावर लिखना चाहता हूँ, वाटर पावर, तो वाटर पावर के पास जो हेड था वो लिखा दो, तो ये होगी रो G Q H, होगी कि नहीं होगी, वाटर पावर। अगर मैं वाटर पावर ना लिख के रनर पावर लिखना चाहता हूँ तो रो G Q तो सेम होगा, डेंसिटी सेम हो सकती है, पानी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या, टरबाइन जब घुस रहा था कुछ अलग थी और निकलने के बाद डेंसिटी अलग हो गई, अपने आप जादू थोड़ी हुआ कोई। मतलब डेंसिटी सेम रहनी है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी सेम रहेगा,
और डिस्चार्ज जितना अंदर गया है उतना ही बाहर निकलेगा, क्योंकि डिस्चार्ज क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को शो करता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भी वैलिड रहेगी, मींस कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहेगा, मास जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकलेगा। कोई खा नहीं गया टरबाइन कि हाँ मुझे भूख लगी थी मैंने पी लिया थोड़ा बहुत ठीक है। तो यहां पर हेड जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो HR, तो ये रनर पावर आ गई। सिमिलरली जब मैं सॉफ्ट पावर निकालना चाहता हूं, सॉफ्ट पावर, तो इसकी हेल्प से हम सॉफ्ट पावर निकाल सकते हैं। सॉफ्ट पावर इक्वल टू रो जी क्यू एच एस। क्लियर है ना? अब बोलो बोलो सर, सब ठीक है, मजा आ गया। रनर पावर की जगह रखो रो जी क्यू एच आर डिवाइडेड बाई वाटर पावर की जगह रखो रो जी क्यू एच, तो सब कैंसिल होके HR अपॉन H नहीं बचेगा क्या? और दीज आर द एफिशिएंसी। ब्यूटीफुल कंसेप्ट। बोलो सर, हमको एक और एफिशिएंसी की बात करनी थी, ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब इनलेट पे हम इतना हेड दे रहे हैं और एग्जिट पे जाके जो ओवरऑल है हमें सॉफ्ट पावर मिल रही है, सॉफ्ट हेड मिल रहा है, तो यहीं से एक एफिशिएंसी आ गई, दैट वाज टर्म्ड एज ओवरऑल एफिशिएंसी। और ये होती है, क्या होती है कि सॉफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। फील करना मेरे लाल, फील करो कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें रनर पावर से और डिवाइड कर देता हूं रनर पावर से, एक बार मैंने गुणा किया एक बार मैंने भाग दे दिया, सेम चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओवरऑल एफिशिएंसी ओवरऑल इक्वल टू सॉफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, एक बार लिख दिया, इनटू रनर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट नहीं वाटर पावर, ये है ना, एक बार इसको लिया, एक बार सॉफ्ट पावर के नीचे रनर पावर ली, रनर पावर के नीचे वाटर पावर, तो हमने इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सॉफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, दिस इज मैकेनिकल एफिशिएंसी? ठीक है सर, आप बोल रहे हो, मान रहे हैं, और दिस इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। एक चीज क्लियर हो गई कि अगर ओवरऑल एफिशिएंसी लिखनी है तो मल्टीप्लिकेशन बता दो मैकेनिकल का और हाइड्रोलिक का, और दिस वाज द रिजल्ट which has been asked so many times in your SSC JEE examination। तो कई बार ये रिजल्ट पूछा गया है, 4-5 बार यही कंसेप्ट पूछा गया घुमा फिरा के। कैसे बोल देगा, which of the following result is true for mechanical efficiency, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए कौन सा रिजल्ट ट्रू है, तो लिख देगा मैकेनिकल इक्वल टू ओवरऑल इनटू हाइड्रोलिक, एक लिख देगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ओवरऑल डिवाइड बाय हाइड्रोलिक, एक लिख देगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ओवरऑल प्लस हाइड्रोलिक। इस तरह से 4 ऑप्शन बना देगा। ये गलत है, ये गलत है, ये तो सही है बोलो सर क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ। यहां पर क्या है, हाइड्रोलिक। एक और ऑप्शन बना दिया लो, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ओवरऑल माइनस के हाइड्रोलिक। 4 ऑप्शन बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन बन रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग result is good for, result is true for mechanical efficiency। Question SSC JEE examination 2020। बोलो सर आपको पेपर पता है ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व करोगे। तो ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन सी था, ये ऑप्शन डी था, तो अंधा भी बता देगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहां से देखो मैकेनिकल इक्वल टू ओवरऑल डिवाइड बाय हाइड्रोलिक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट एफिशिएंसी एक और आती है बात, जिसे बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। समटाइम्स पूछ लेता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इंडिकेट करेंगे एफिशिएंसी वी से। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना हमारा एंटर किया, एक्चुअल वॉल्यूम कितना एंटर किया टरबाइन के अंदर, आ कितना रहा था जो हमारा नोजल से निकल के, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम एंटर किया होगा और स्ट्राइक कितना करा, जब एंटर कर रहा होगा कुछ ना कुछ स्प्लैशिंग हुई होगी। स्प्लैशिंग की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत पानी वहीं के वहीं गिर गया हो, बट वो पूरा पानी जो नोजल से आ रहा है वो स्ट्राइक थोड़ी कर रहा है रनर को, तो कुछ ना कुछ कम हो गया होगा क्वांटिटी। तो स्ट्राइक जो कर रही है वो मान लेते हैं हम क्यू स्ट्राइक कर रही है। क्यू क्या है, क्यू डिस्चार्ज स्ट्राइकिंग द रनर, स्ट्राइकिंग द रनर। और जो डी क्यू है वो स्प्लैशिंग में वेस्ट हो जा रहा है, स्प्लैशिंग डिस्चार्ज। तो यहीं से हम बोल देते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगी
Q अपॉन Q प्लस dQ, बस और कुछ नहीं करना। इस तरह का एक रिजल्ट दिखाई दे जाएगा एग्जाम में, तुरंत टिक कर देना, मजा आ जाएगा आपका। तो इस तरह से एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लोगे टरबाइंस की। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होंगी एफिशिएंसी तो। ओके, अब हम बेसिक चीजें जो 3 टरबाइन हमारे सिलेबस में है, पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान, तीनों के बारे में बेसिक सी चीजें हम देखेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं पेल्टन टरबाइन का आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूं। इधर देखो, जैसे ही हमारी बात आती है पेल्टन टरबाइन की, दिखाई दे रहा है ना सबको, यहीं पर मैं सारी चीजें लिखा दूंगा, पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन सबसे पहला नाम, तो जैसे ही नाम सुना आपने रोम रोम कांपने लग गया। बोलो सर एक चीज तो हमें क्लियर है, आप कुछ बताओ चाहे मत बताओ, ये टरबाइन जो है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। टेंजेंशियल फ्लो, प्रिंसिपल इसका इंपल्स है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। एक चीज तो हमको क्लियर हो गई सर, कुछ बताओ चाहे मत बताओ, ये तो आपने बता रखा है पहले ही कि टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है कि जो भी वाटर एंटर कर रहा होगा रनर में वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंटर करेगा, और प्रिंसिपल इसका इंपल्स है, मींस काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट होगी ओनली, प्रेशर एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो प्रेशर है इंपल्स टरबाइन में, जो प्रेशर होता है इनलेट पर वो क्या होता है, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनलेट पे जो प्रेशर होगा यहां पर, क्योंकि सराउंडिंग में हो रहा है ना सब कुछ, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहा होगा। ये किसकी बात हो रही है, इंपल्स टरबाइन का फिगर है, देख लेना, इंपल्स टरबाइन का फिगर है। इंपल्स मतलब पेल्टन, पेल्टन टरबाइन का फिगर है। इसमें क्या क्या पार्ट्स है वो देख लेते हैं। ये लाल सा जो दिखाई दे रहा है पेनस्टॉक है, रेड वाला क्या है, पेनस्टॉक। बोलो सर हमको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लो ये क्या है, पेन स्टॉक, ठीक है। पानी आ रहा है इसमें, न मानो, वाह मजे से आ रहा है, आया निकला। ये जो दिखाई दे रहा है एक रॉड जैसा अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं स्पीयर रॉड अरेंजमेंट, ठीक है। अभी बता दें क्या काम है इसका। और ये आगे जो इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन बना है, ये क्या नोजल है, सबको दिख रहा है, ये क्या है नोजल। नोजल का काम होता है कि सारी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर दे काइनेटिक एनर्जी में। मींस नोजल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। जब हम डिफ्यूजर की बात करते हैं तो उल्टा अगर हम बोलते हैं कि डिफ्यूजर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कहने का ये ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्जन करती है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक को प्रेशर एनर्जी में। यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और ये हमारा जो दिखाई दे रहा है नीला सा अंबर, नीला अंबर नहीं होता, जेट है, ये जेट ऑफ वाटर है, आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लाल लाल सा दिखाई दे रहा है ये साफ्ट है, क्या साफ्ट, और ये सर्कुलर जो पार्ट है इसे रोटर बोल दो या रनर बोल दो, रनर। और जो ब्लेड्स लगी हुई हैं दैट आर बकेट्स बोल दो या ब्लेड्स बोल दो, बकेट्स ऑफ टरबाइन या फिर ब्लेड्स, ठीक है। और ये जो है एक स्पेरिकल टाइप का, इसको बोलते हैं हम केसिंग, केसिंग। ये सारे पार्ट्स हैं इसमें, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हो क्या रहा है ये तो अंदाज बता देगा, स्पीयर रोड अरेंजमेंट, डिस्चार्ज को कम ज्यादा करना उसके लिए काम आ रहा है। ये देखो जेट ऑफ वाटर जा रहा है, स्ट्राइक किया ब्लेड से और ये घूमना स्टार्ट किया, रनर घूमना स्टार्ट करेगा तो ये साफ्ट जो कनेक्ट है ये साफ्ट भी घूमेगा, और इस साफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, वो भी घूमेगा, ठीक है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। इनलेट पर ओनली काइनेटिक एनर्जी है, बहुत अच्छे। यहां पर एक देखो ये लगा हुआ है ब्रेक नोजल, इसको बोलते हैं ब्रेक नोजल, नाम से पता चल रहा है ब्रेक लगाना है किसमें, टरबाइन में। क्योंकि ये टरबाइन हमारे क्रिटिकल स्पीड पर चलते हैं, क्रिटिकल स्पीड जो होती है वो ग्रेटर देन नेचुरल स्पीड से ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ओमेगा जो होगा हमारा, ओमेगा मतलब रोटेशन स्पीड रेडियन पर सेकेंड, दैट विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है। अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा, इसको हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के साथ साथ
क्या होगा कि जब हम इसे ब्रेक लगाएंगे तो एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन के बराबर हो जाएगी, और दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, या फिर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और उस पॉइंट पर जो इसमें डिफ्लेक्शन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे और चीर फाड़ कर देगा। वो इनफाइनाइट डिफ्लेक्शन पे इसके तबाह हो जाने। डिफ्लेक्शन मतलब कि जो इलोंगेशन हुआ है पार्ट्स में वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इलोंगेशन हो गया तो ये तो क्या है, इसकी तो क्या है, सीधी मौत होनी है, कुछ बचना ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक गवर्नर भी लगाए जाते हैं इसको रोकने के लिए, कि वो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्पीड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा वहाँ से, ताकि आपको समय ही ना मिले उस पॉइंट पर रुकने के लिए। ये तो चलो बहुत डीप में चली गई थी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये केसिंग क्यों लगा रखा है, केसिंग इसलिए लगा है ताकि स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को रोकना है, क्योंकि जिस भी हाउसिंग में ये टरबाइन रखा हुआ होगा, पानी अगर उछलेगा तो हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कुछ ना कुछ डिवाइस से क्या कर दे, पानी जाके गिरेगा वहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिसिटी हुई तो क्या कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए किया गया है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेल्टन टरबाइन। एक तो यही था जो आपने लिख लिया। दूसरा इसमें बात करेगा जेट रेशियो क्या होता है, पूछ लेता है जेट रेशियो। तो जेट रेशियो जो होगा वो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होता है, वेयर कैपिटल डी डाया ऑफ व्हील, डाया ऑफ पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील का जो भी डायमीटर है वो है, और डी डाया ऑफ जेट। एक तो ये चीज पूछ सकता है आपसे, या फिर एक चीज ये पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है नंबर ऑफ बकेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बकेट्स पेल्टन व्हील में वो होता है 15 से ज्यादा होंगी प्लस डी बाई डी इंटू 2, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो जेट रेशियो है इसको एम से इंडिकेट करेंगे, एम से डिफाइन कर देते हैं। तो नंबर ऑफ बकेट जो होगी n इक्वल टू 15 प्लस m/2। ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। या फिर इधर देखो, कुछ रिजल्ट बता रहा हूं मैं जो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक बात आती है स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो पूछेगा आपसे, जिसे मैं फाई यू से इंडिकेट कर रहा हूं। दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ व्हील डिवाइडेड बाई √2gh, where u इक्वल टू स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील, स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील। ठीक है, तो ये पूछ लेता है स्पीड रेशियो। बोलेगा स्पीड रेशियो की वैल्यू पेल्टन टरबाइन में जो होती है वो इक्विवेलेंट टू होती है 0.46 से लेकर 0.49 तक। ये रेंज पूछ लेता है आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एज इट इज दिखाई दे जाएगा रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज इट इज रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद बोलेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ जेट है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ जेट जिसे हम बोलते हैं v इक्वल टू होती है cv टाइम्स √2gh, वेयर cv क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू अगर नहीं दी तो वो इक्वलेंट होती है 0.98 से लेके 0.99 तक। और ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहाँ से आता है, नोजल में जब लॉसेज होंगे तब कंसीडर करना है। और h हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, हेड अवेलेबल एट द इनलेट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नेट हेड। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है कि पेल्टन व्हील की इफिशियंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो कंडीशन क्या होगी। तो इफिशियंसी मैक्सिमम पूछेगा इसकी, पेल्टन व्हील की मैक्सिमम इफिशियंसी होती है 1 प्लस k cos phi डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। कब, एट जब ब्लेड की स्पीड या फिर व्हील की स्पीड क्या हो, v/2 के बराबर हो। मींस जेट की स्पीड की जब आधी होगी तब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी पेल्टन व्हील की। किसकी, पेल्टन व्हील, पेल्टन टरबाइन। अब यहां पर K क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ ब्लेड, ऑफ ब्लेड्स। अगर बोलता है स्मूथ है, स्मूथ अगर बोल देगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और वे आर फाई इक्वल टू cos फाई, cos फाई मतलब फाई की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर बात करता है,
तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, कोई बता देगा? 100% आ जाती है। कब? जब cos फाई की वैल्यू, मतलब फाई अगर हम 0 ले लेते और फाई इज द एंगल बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी टू द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड। जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं तब बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तो इस पे बात करेगा u इक्वल टू v/2 पे। क्या चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ फटाफट, यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। लाइट आ रही है कि इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है? अभी भी आ रहा है रिफ्लेक्शन? चलो कोई नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक हो गए सबको? ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना सबको? ओके, उसके बाद ये सारी चीजें पूछेगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि स्पीड ऑफ व्हील बता दो क्या होगी। स्पीड ऑफ व्हील, पेल्टन व्हील की स्पीड, पेल्टन व्हील की जो स्पीड है पूछ सकता है आपको। जो u है वो होती है पाई dn/60 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें पूछ सकता है आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा। या फिर ये भी पूछ सकता है रनर की जो पावर होगी वो क्या होगी। वो होगी मास फ्लो रेट Vw1 प्लस माइनस के Vw2 इंटू यू के बराबर, वेयर u इज द पेल्टन व्हील स्पीड और Vw1 एंड Vw2 आर वर्क कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, यहां तक पूछ सकता है आपसे। चलो ये तो हो गए पेल्टन टरबाइन का कंसेप्ट। अब फ्रांसीसी टरबाइन की बात करते हैं। इधर देखना, ये व्हील की शेप है, ये भी पूछ सकता है पेल्टन टरबाइन के व्हील की शेप। ये क्या? शेप ऑफ पेल्टन टरबाइन बकेट्स। दिखाई तो दे रही होगी सबको। इसको बोलते हैं हम डबल हेमिस्फेरिकल शेप, डबल हेमिस्फेरिकल कप शेप। तो इस तरह की शेप होती है, आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी शेप। तो इस तरह का हमको दिखाई देता है ब्लेड्स, पेल्टन व्हील का जो भी ब्लेड है वो इस तरह का होता है। बीच में ये लगा रहता है स्प्लिटर। स्प्लिटर का काम है, जेट जब स्ट्राइक करेगा तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको शेप का नाम पता होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हमारा फ्रांसीसी टरबाइन। अगली बात जो करेंगे वो किसकी बात करेंगे? फ्रांसीसी टरबाइन की। तो इधर देखना, फ्रांसीसी टरबाइन। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा टरबाइन है? रेडियल फ्लो टरबाइन। ये मॉडर्न फ्रांसीसी का एग्जांपल है, ये मॉडर्न फ्रांसीसी का है। वैसे हम इसको रेडियल फ्लो ही बोलते हैं। रेडियल फ्लो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसमें कंपोनेंट समझते क्या क्या है। अभी मैं दिखाऊंगा रेडियल क्यों बोला है। कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको हैच पोर्शन में, इसको बोलते हैं रनर की ब्लेड। ये जो दिखाई दे रहा है ये रनर की ब्लेड है और ये पूरा पोर्शन रनर है जिस पे शाफ्ट लगा हुआ है, मेन शाफ्ट। ये ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ये इसकी एक्सिस है, मान लो ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो इसे साइड से, फील कर पा रहे हो? साइड से देख रहे हो। टॉप व्यू भी दिखाएंगे अभी।
ये है इसकी केसिंग, स्पाइरल केसिंग होती है। इसमें से पानी क्या करता है, एंटर करता है और इस डायरेक्शन से, रेडियल डायरेक्शन से एंट्री करेगा, एक्सियल डायरेक्शन से एग्जिट कर जाएगा। एंट्री करने से पहले वेन्स होती है कुछ, जिसे हम विकेट गेट और गाइड वेन बोलते हैं। इनका काम होता है फ्लो को रेगुलेट कराना। जो गाइड वेन लगी है ये रेक्टेंगुलर टाइप की दिखाई दे रही है आपको, गाइड वेन ये ऐसे ऐसे क्या करती है, एडजस्टेबल रहती है। ये फ्लो को रेगुलेट करती हैं कि कितना फ्लो इसके अंदर जाना चाहिए, मींस डिस्चार्ज कितना एंटर करना चाहिए, ये गाइड वेन का काम होता है। ड्राफ्ट ट्यूब जो लगा रहता है ये इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। मींस एट द एग्जिट पर जब यहाँ से जब निकल रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके ये पावर में कन्वर्ट कर देता है, रनर पावर में। ड्राफ्ट ट्यूब का काम है। लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब में कैविटेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एट द एग्जिट ऑफ रनर प्रेशर जो होता है ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव प्रेशर हो रहा है मींस प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच गया तो कैविटेशन फिनोमेना हो जाएगा, और कैविटेशन की वजह से हमारे चांसेस हो जाते हैं, कैविटेशन फिनोमेना की वजह से वेपर प्रेशर बनने के, और यहाँ पर हमको कैविटेशन नजर आ सकता है। तो इस कैविटेशन को नजर आने के लिए, नजर ना आए, हम इसको क्या बनाते हैं, डाइवर्जिंग शेप का बनाते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर फिर हमारा बढ़ जाए। वेलोसिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया और वेलोसिटी का क्या होता है, एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी घट जाती है, प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। प्रेशर और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। ये टेल रेस है, बाकी का कुछ नहीं है। और इसमें ये ब्लेड्स हैं, कर्व ब्लेड होती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। वैसे तो यहीं तक पूछा जाएगा। अब जैसा कि इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है, ये कौन सा टरबाइन है, इंपल्स रिएक्शन। तो इंपल्स रिएक्शन में एक टर्म पूछा जाता है इसमें, डिग्री ऑफ रिएक्शन, कि इसमें जो प्रेशर एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो कितना है, उसी को डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन से। तो ये टर्म क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लिख देते हैं DOR इक्वल टू चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर, या फिर समटाइम्स एंथैल्पी के टर्म्स में भी बोल देता है, चेंज ऑफ प्रेशर और एंथैल्पी इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई टोटल चेंज ऑफ प्रेशर इन स्टेज, टोटल चेंज इन प्रेशर इन अ स्टेज। एक तो इस तरह से डिफाइन करता है, या फिर ऐसे भी डिफाइन कर देता है, प्रेशर एनर्जी कंट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ऐसे भी लिख देता है प्रेशर एनर्जी कंट्रीब्यूशन टू डेवलप रनर पावर डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन। दो तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये एक चीज पूछ सकता है आपसे, डिग्री ऑफ रिएक्शन फ्रांसिस टरबाइन के केस में। क्लियर है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक बार मैं दिखाऊंगा, चलो दिखा देते हैं। इधर देखना कि किस तरह से पानी एंटर करेगा और किस तरह से एग्जिट करेगा, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। देखो कि ये पेनस्टॉक से पानी आ रहा है, ऊपर पेनस्टॉक है, यहां से पानी एंटर किया। अब रेडियल डायरेक्शन में देखो, रेड एरो जो दिखाई दे रहे हैं वो रेडियल डायरेक्शन में पानी एंटर कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में पानी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। और ये जो लाइन्स ही आपको दिखाई दे रही है, दीज आर आउटर लाइन्स आर नोन एज गाइड वेन्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये है क्या, गाइड वेन्स, ये वाली, ये जो मैं बना रहा हूँ क्या, गाइड वेन्स। और ये फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती है, दिखाई दे रहा होगा ना सबको, ये फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती है। चलो ब्लैक से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। दीज आर गाइड वेन्स, जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, अब तो दिखाई दे रही होंगी सबको। ये कर्व है, सबको दिखाई दे रही है, कर्व जैसी शेप है। क्लियर है इतना। उसके बाद अंदर वाली जो है, दीज आर ब्लेड्स, ये है ब्लेड्स ऑफ रनर। और इनका जो पैसेज है वो कन्वर्जिंग पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, कि जो एरो जिसके अंदर एंटर कर रहा है वो कन्वर्जिंग पैसेज है। मीन्स एरिया इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, ताकि हमारी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाए। क्लियर है ना। तो ये स्पाइरल केसिंग है, ये यूनिफॉर्म वाटर एंटर कराने के लिए यूज की जाती है, कि वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म मेंटेन रहे, इसीलिए एरिया डिक्रीजिंग होता जाता है।
एरिया डिक्रीजिंग होने का मतलब एरिया डिक्रीज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्लो आगे की तरफ जाएगा, तो यूनिफॉर्मली एंटर करेगा ताकि शॉक वेव प्रोड्यूस ना हो, शॉक्स प्रोड्यूस ना हो इसमें ब्लेड्स में। क्लियर है ना? इस तरह से एंटर करता है, और इसको हम बोल देते हैं क्या, इसी को हम बोल देते हैं रेडियल डायरेक्शन फ्लो रनर है। इतना क्लियर हुआ चीज है सबको? ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो फ्रांसिस टरबाइन है हमारा, फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज ऑफ फ्रांसिस टरबाइन पूछ लेता है कई बार। डिस्चार्ज ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, जिसे हम क्यू से बोलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू, सरकमफ्रेंस से डिस्चार्ज घुस रहा था, आउटर सरकमफ्रेंस से पानी एंटर कर रहा था, तो उसकी सरकमफ्रेंस बता दो, कुछ विड्थ होगी ब्लेड की वो बता दो, इनटू डेंसिटी इनटू फ्लो वेलोसिटी। तो यहां से जो निकालते हैं हम निकालते हैं पाई डी सरकमफ्रेंस। इनलेट की बात करें तो पाई डी वन, उसकी विड्थ होगी इनलेट पे बी वन इंटू वी एफ वन। ये हो गया डिस्चार्ज एट द इनलेट, एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज। अगर मैं आउटलेट पे लिखना चाहता हूं तो ये लिख देते पाई डी टू इंटू बी टू इंटू वी एफ टू, क्योंकि डिस्चार्ज बराबर होता है चाहे इनलेट पे देखो चाहे आउटलेट पे। अगर हम बोलते हैं मास फ्लो रेट की बात करते हैं, मास फ्लो रेट क्या होगा सर, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, रो पाई डी वन बी वन वी एफ वन इक्वल टू रो पाई डी टू बी टू वी एफ टू। ये चीज क्लियर है? ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो ये अगर पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है रनर पावर क्या होगी, रनर पावर। तो इसमें होती है मास फ्लो रेट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, क्योंकि ये रेडियल फ्लो रनर है, रेडियल फ्लो रनर, तो यहां पर U1 इज नॉट इक्वल टू U2 होता है। टेंजेंशियल फ्लो में सेम होंगे, शायद लिखाया नहीं होगा, यहां लिख लो। अगर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, तो उसके केस में U1 की वैल्यू क्या होगी, U2 के बराबर होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू U। ब्लेड स्पीड एट द इनलेट और एग्जिट पर सेम रहती है, और यहां पर डिफरेंट रहेगी, और यहां निकालते हैं U1 इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा से, और U2 इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा। क्लियर है ना? इनलेट पे ज्यादा होती है, एग्जिट पे कम, और ये भी सब जानते हैं U1 इज ग्रेटर देन U2। इन सब के प्रूफ भी हैं, ये सब मैं जो चीजें लिख रहा हूं कहां से लिख रहा हूं, इनके सब प्रूफ है, बट प्रूफ के लिए आपको क्या समय देना होगा, चीजें डीप में पढ़नी पड़ेंगी। और डीप में कहां से पढ़ोगे, हो गया पता सर? डीप में पढ़ने के लिए हमने बता दिया, वेबसाइट विजिट करो, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएंगे, कोर्स में एनरोलमेंट लो, हर चीज वहां पे डीप पे पढ़ाई गई है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो ये तो थे बेसिक कंसेप्ट। कई बार ये भी पूछ लेता है नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी यूज की जाती है फ्रांसिस टरबाइन में, कोई बताएगा? नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी यूज होती है? तो क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी यूज की जाती है फ्रांसिस टरबाइन में। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स यूज्ड 16 to 24 नंबर, ठीक है, किसमें? फ्रांसिस टरबाइन में। तो इसको याद रखना है, पूछ लेता है। स्पीड रेशियो पता ही है, स्पीड रेशियो की अगर बात करते हैं, स्पीड रेशियो, इसको हम KU से इंडिकेट कर दें, ठीक है। तो यहां पर U1 U2 डिफरेंट है, तो U कौन सा लें? सारे रेशियो इनलेट वेलोसिटी से डिफाइन होते हैं, तो यहां पर U1 डिवाइड बाई रूट ओवर 2GH, इनलेट वाला ब्लेड स्पीड लेंगे तो स्पीड रेशियो। एक होता है फ्लो रेशियो, यहां पर फ्लो रेशियो भी डिफाइन है, तो वो क्या होगा, इसको हम फाई F से डिफाइन कर दे रहे हैं, फ्लो रेशियो। ये होता है VF1 डिवाइड बाई रूट ओवर 2GH के बराबर। क्लियर है? तो स्पीड रेशियो और फ्लो रेशियो यहां से इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। क्या चीज क्लियर हुई? फ्लो रेशियो की वैल्यू पूछ लेता है, 0.15 से लेके 0.3 तक होती है, और यहां पर जो वैल्यू होती है KU की, फ्रांसिस टरबाइन में KU, ये 0.67 से समथिंग 0.69 तक होता है। क्लियर है?
तो ये चीज़ें आपको, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो ये तो हो गया फ्रांसी टरबाइन। अब हम देख लेते हैं कैप्लान टरबाइन को। कैप्लान टरबाइन क्या होता है उसका पहले फिगर देख लेते हैं एक बार। ये है कैप्लान टरबाइन, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। अब बोलो सर कैसे एक्सियल फ्लो टरबाइन, कि हमने बोला था कि फ्लो थ्रू द रनर, रनर से जो फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हमने सीखा था। इसका रनर ये है, देखो ये गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, इसमें 3-4 ब्लेड नजर आ रही होंगे आपको, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ब्लेड्स होती हैं बहुत कम होती हैं, 4 से 6 ब्लेड ही यूज की जाती हैं बस। कौन सा टरबाइन है? कैप्लान टरबाइन। यहां पे हेडिंग डाल लेना, कैप्लान टरबाइन। सबसे पहले बात एक्सियल फ्लो टरबाइन है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपल्स रिएक्शन है, इंपल्स रिएक्शन, ये सब मैं बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट लो हेड के लिए यूज किया जाता है, लो हेड, एंड डिस्चार्ज इससे जो होता है हाई होता है, ये चीज इंपोर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो नंबर ऑफ ब्लेड्स यूज की जाएंगी इसमें, नंबर ऑफ ब्लेड्स जितनी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 इन नंबर, 4 से 6 होती हैं। और इसकी जो ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स आर ट्विस्टेड एंड एडजस्टेबल, ठीक है। इसकी ब्लेड जो होती है ट्विस्टेड होती है, पहले तो ट्विस्ट की हुई होंगी 90 डिग्री पर, और एडजस्टेबल है, उनको क्या कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं। फ्रांसी टरबाइन की फिक्स ब्लेड थी, एडजस्टेबल नहीं थी। ये चीज क्लियर हुई। ड्राफ्ट ट्यूब का तो सबको पता है काम, देखो यहां से एंटर करेगा, इसमें जो फ्लूइड एंटर करेगा, कहां से करेगा वो दिखा देता हूं। ये है हमारा रनर, इसके यहां से एंटर करता है, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन है ना, ये इसकी एक्सिस है, देखो फील कर पा रहे हो, ये क्या एक्सिस। तो एक्सियल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, और एक्सियल डायरेक्शन में क्या कर जा रहा है, एग्जिट कर जा रहा है। देखो एग्जिट, जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है उसी डायरेक्शन में एग्जिट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक्सियल फ्लो रनर, और ये है हमारा कैप्लान टरबाइन। तो अब देखना, ये जो है यहां से यहां तक जो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये आउटर डायमीटर ऑफ द ब्लेड है, या फिर आउटर डायमीटर ऑफ रनर बोल दे, डी नॉट। यहां से यहां तक जो क्या है, डी नॉट। दिखाई दे रहा है ना सबको? नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, पेन में ब्लैक ही यूज करें, चलो। ये जो डायमीटर है दिस इज नोन एज डी नॉट, और एक इसका हब का डायमीटर है यहां से यहां तक, इसको हब बोलते हैं, या बॉस बोल दो, तो डी बी बोल दो और डी हब बोल दो, दोनों चीज क्या सेम है। तो एक तो इसका हब का डायमीटर है जो सर्कुलर सा दिखाई दे रहा है, जिसे हम इनर डायमीटर ऑफ द रनर भी बोल देते हैं, या बॉस डायमीटर भी बोल देते हैं, या फिर हब डायमीटर भी बोल देते हैं। और एक ये डायमीटर है जो आउटर डायमीटर ऑफ द रनर है। तो क्या फील कर रहे हो, जो पानी जा रहा है इस एरिया से जा रहा है, तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, सर्कुलर होगा, ऊपर से अगर देखेंगे तो सर्कुलर एरिया होगा, होलो सर्कुलर। क्या मैं बोल सकता हूं जो एरिया होगा π/4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर होगा, हब का डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्चार्ज। इसमें अगर हम डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं, डिस्चार्ज, तो वो क्या होगा, Q इक्वल टू π/4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहता हूं इसका एरिया हो गया ये, तो इनटू वेलोसिटी VF। यहां पर कैप्लान टरबाइन में, कैप्लान टरबाइन में जो फ्लो वेलोसिटी होती है इनलेट पर इक्वल टू एग्जिट पर सेम होती है। क्यों होती है ये पूछ लेता है, टू satisfy the continuity equation, satisfy the continuity equation। और continuity equation क्या बोलती थी, कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर डिस्चार्ज। मीन्स कहने का मतलब, अगर मैं डिस्चार्ज की बात लिखता हूं F1 करूंगा यहाँ, तो ये सेम होगा π/4 डी नॉट स्क्वायर माइनस के डी एच स्क्वायर इंटू VF। अगर ये दोनों को सेम होना है, डिस्चार्ज को इनलेट और एग्जिट पर, एरिया तो देखो सेम दिखेगा, बिल्कुल सेम दिख रहा है एरिया। देखो जहां एरिया ये था वहीं नीचे भी उतने से ही निकल रहा है, तो एरिया तो सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। जितने भी एक्सियल फ्लो डिवाइसेस होती है, एक्सियल फ्लो डिवाइसेस, उनमें U1 इक्वल टू U2 हमेशा सेम कंसिडर करते हैं,
U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U सेम होता है। क्लियर है ना? तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट फॉर द कैपलान टर्बाइन ऑल्सो। तो यहाँ तक हमने टर्बाइन के सारे कंसेप्ट देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मजा आ गया होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बात करेगा किसकी, कुछ यूनिट क्वांटिटीज हैं, यूनिट क्वांटिटीज वो और पूछ लेता आपसे, इनको लिख लो, फिर उसके बाद हम लेक्चर ओवर करेंगे। इतना ही चीजें पढ़ लोगे तो बहुत है, मोर देन एफिशिएंट है बहुत। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी पढ़ना तो सब कुछ है। सब कुछ पढ़ने के लिए तो आपको क्या है, विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट को एक बार, क्योंकि कम समय में हम सारी चीजें नहीं कवर करा सकते। एक लिमिटेड टाइम होता है हर चीज का, अगर बेसिक से पढ़ना है, प्रूफ करके पढ़ना है तो। ठीक है, अब देखो यूनिट क्वांटिटी की बात करते हैं। यूनिट क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी फॉर यूनिट हेड के लिए जो डेवलप की जाती है, फॉर यूनिट हेड, द क्वांटिटीज फॉर यूनिट हेड, एच की वैल्यू क्या हो 1 मीटर, उसके लिए जब निकाली जाती है उनको बोलते हैं यूनिट क्वांटिटी। जैसे बात करें जिसमें सबसे पहले बात आती है यूनिट स्पीड की। यूनिट स्पीड जिसे हम एन यू से इंडिकेट करेंगे वो होता है एन यू इक्वल टू एन अपॉन रूट एच। ठीक है, तो दो टर्बाइन के लिए अगर मैं कंपेयर करता हूं फॉर यूनिट हेड के लिए, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं N1 अपॉन रूट H1 इक्वल टू N2 अपॉन रूट H2। मैं दो टर्बाइन को रिलेट कर रहा हूं। सेकंड बात आती है यूनिट डिस्चार्ज की। यूनिट डिस्चार्ज जिसे हम QU बोले, ये भी सेम रिजल्ट निकल के आता है QU इक्वल टू Q अपॉन रूट H। अगर मैं दो टर्बाइन के लिए डिस्चार्ज को रिलेट करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q1 अपॉन रूट H1 इक्वल टू Q2 अपॉन रूट ओवर H2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। फिर बात आती है यूनिट पावर की। यूनिट पावर जिसे हम PU बोलेंगे, PU इक्वल टू पावर डिवाइड बाई H की पावर 3/2, ये होता है रिजल्ट। दो टर्बाइन्स के लिए अगर रिलेट करें तो P1 अपॉन H1 की पावर 3/2 इक्वल टू P2 अपॉन H2 की पावर 3/2। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर देते हैं। बाकी चीज़ें जितनी भी पढ़ाई है उनको पढ़ो, और ज़्यादा डीप में पढ़ना है विजिट करो वेबसाइट www.CIZ+.com, या फिर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो CIZ+ नाम से प्ले स्टोर में जाके। लिंक आपको हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, फ्री पेड कोर्सेज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।